हाय गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे कूलॉम्स लॉ। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बच्चों, जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हो प्लीज देख लें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस और क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या दो चार्ज पार्टिकल के लिए, जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है उनके लिए ट्रू है। तो मैं पहले ही बता देता हूं, इट इज नॉट ट्रू फॉर द चार्ज पार्टिकल इन मोशन। तो इट इज ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस। ठीक है ना, स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक का मतलब चार्जेस एट रेस्ट। अगर दो चार्जेस रेस्ट में हैं तो ही उनके लिए ही कूलॉम्स लॉ ट्रू है। दूसरा, इट इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस। ठीक, पॉइंट चार्जेस जैसा कि मैंने पहले आपको डिफाइन किया था, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं कि अगर कोई दो चार्जेस है तो उनकी जो लीनियर साइज है वो उन दोनों के सेपरेशन से बहुत कम है, तो हम बोलते हैं ऐसे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और सारा का सारा चार्ज पॉइंट चार्ज में किसी पॉइंट पर कंसीडर किया जाता है इन द स्पेस। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स कि कहां तक वैलिड है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, F proportional to Q1 Q2 divided by R square। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है, दूसरा क्या है, दूसरा है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस है R। ये R डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। आई कैन राइट इट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली। So the magnitude of force between two charges is directly proportional to product of magnitude of two charges, magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them। Square of distance between them। So this is the statement, magnitude of force between two charges is directly proportional to product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। Mathematically हम इसको ऐसे लिखते हैं। So this is the mathematical notation, F proportional to Q1 Q2 divided by R square। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, जहां पर K क्या है
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है कि अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि ये कूलम्ब्स इस रिजल्ट पर कैसे पहुंचे, ठीक है। तो कूलम्ब ने ये रिजल्ट कैसे लाया? सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि कूलम्ब ने क्या किया कि कूलम्ब ने बहुत सारे चार्जेस ले लिए, मतलब जिसके मैग्नीट्यूड थे Q/2, Q/4, ठीक है, Q/8, इस तरह के बहुत सारे चार्जेस लिए। Q क्या है ये नहीं पता है, Q कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, कूलम्ब को ये नहीं पता था कि Q कितना चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर। उन्होंने ये कैसे बनाया? एक स्फीयर लिया, उसके ऊपर जो भी चार्ज था, मेटेलिक स्फीयर लिया, उसको हमने मान लिया, उसके ऊपर चार्ज इन्होंने मान लिया कितना है Q। फिर सेम मेटेलिक स्फीयर लिया दूसरा, सेम साइज का, बिल्कुल सेम मटेरियल का, तो उसको इसके साथ टच करा दिया, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? Q/2। सिमिलरली इन्होंने तीसरा स्फीयर लिया, उसको टच करवा दिया, तो उसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा? Q/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के पहले उन्होंने बहुत सारे अलग अलग चार्ज स्फीयर लिए, तो मतलब आप Q1, Q2, Q3, ठीक है ना, तो सब एक दूसरे के हाफ है। उसके बाद क्या किया कि उन्होंने दो चार्जेस लिए, दिस इज द Q और दिस इज द Q/2, लेट अस सपोज। तो पहले उन्होंने क्या किया? फर्स्ट केस में उन्होंने डिस्टेंस को वेरी किया और जो दोनों चार्जेस लिए थे पॉइंट चार्ज, इनको फिक्स रखा। तो इन्होंने क्या किया? Q और Q/2 को लिया, डिस्टेंस इसकी कितनी ले ली? पहले केस में ली R1, दूसरे केस में क्या लिया? सेम चार्ज लिया, इसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया, इसकी डिस्टेंस ले ली R2, ठीक है, एंड सो ऑन। दूसरे केस में इन्होंने क्या लिया? इन्होंने चार्जेस को वेरी किया। पहले केस में इन्होंने चार्ज को फिक्स रखा, डिस्टेंस वेरी किया और फोर्स मेजर किया। दूसरे केस में फोर्स को फिक्स, डिस्टेंस को फिक्स रखा और चार्जेस को वेरी किया। फॉर एग्जांपल Q/2, डिस्टेंस फिक्स रहेगी। दूसरे केस में क्या लिया? Q/4, Q/8, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। पहले केस में क्या किया? चार्जेस को फिक्स रखा और डिस्टेंस को वेरी करते गए और हर केस में फोर्स का मेजरमेंट किया। दूसरे केस में डिस्टेंस को फिक्स रखा और चार्जेस को वेरी करते चले गए, ठीक है ना, और फिर फोर्स का मेजरमेंट किया। फोर्स का मेजरमेंट कैसे किया? उन्होंने क्या डिवाइस इस्तेमाल किया? उन्होंने डिवाइस इस्तेमाल किया टॉर्जन पेंडुलम, ठीक है। ही यूज्ड टॉर्जन बैलेंस, सॉरी, पेंडुलम नहीं, टॉर्जन बैलेंस, ठीक है। तो टॉर्जन बैलेंस किस काम में आता है? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत कम अगर फोर्स है किसी दो बॉडीज के बीच में, तो उसको मेजर करने के लिए हम टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो इसकी मदद से इन्होंने हर बार फोर्स कैलकुलेट कर लिया, तो हमें फोर्स पता हो गया हर बार, ठीक है, और डिस्टेंस भी पता थी बार बार, ठीक है। डिस्टेंस तो हम वेरी कर रहे थे या फिक्स रख रहे थे, तो डिस्टेंस भी हमें पता थी, फोर्स भी हमें पता था। फिर उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और उससे कंक्लूजन क्या निकला? F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। पहले केस में पहले इन्होंने टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल किया। इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड फॉर दी मेजरिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। पहले केस में चार्जेस को फिक्स रखा और डिस्टेंस वेरी करते गए। दूसरे केस में डिस्टेंस को फिक्स रखा और चार्जेस को वेरी करते गए। तो एज ए रिजल्ट फिर उन्होंने उस
अपना जो डाटा था उसको कंबाइन किया और ये देखा कि जो कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी आ रही थी दैट वाज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से गुलाम ने मेजर किया। और सेम टॉर्सन बैलेंस का इस्तेमाल कैवेंडिश ने भी किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को निकालने के लिए। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्वाइट सिमिलर, बगैर अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ही है, चार्ज की जगह मास है बस। तो और के की ये कांस्टेंट अलग है। तो कूलाम को ये नहीं पता था कि Q1 और Q2 जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना है। ठीक है, और के क्या है आपको बताया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो फोर्स, तो अब के की वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो SI यूनिट में जो के की वैल्यू है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू हमने कितनी सेट की, आप के की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन के की वैल्यू SI यूनिट में है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर हम के की ये वैल्यू इस इक्वेशन में सेट करते हैं तो हमें कूलम की डेफिनेशन पता चल जाएगी, जो हमने पहले भी डिफाइन किया था कि कूलम क्या होता है। तो यहां पर अगर हम के की वैल्यू ये सेट कर दें तो इस एक्सप्रेशन से कूलम्स लॉ से हमें कूलम की डेफिनेशन पता चल जाएगी। सो कैसे पता चलेगी, अगर आप मान लीजिए कि F इज इक्वल टू है आपका, सॉरी, दोनों जो चार्जेस हैं Q1 Q2 इनको हम कब बोलेंगे 1 कूलम। अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर और फोर्स कितना होगा आई एम सॉरी दिस इज 9 जस्ट आई एम सॉरी हियर इट इज के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी थी वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी थी मैंने, अभी हम देखेंगे। तो के की वैल्यू जो है हमारी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फोर्स कितना होना चाहिए 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, तो कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, के की वैल्यू अगर हम इतनी रख दें Q1 Q2 1 कूलम हो जाएगा और डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर। तो यहां से आपको 1 कूलम की डेफिनेशन पता चलेगी। तो कूलम क्या होता है, इट इज इक्वल टू, कूलम क्या हो गया, कूलम की डेफिनेशन हम कैसे देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 1 कूलम चार्ज है और दूसरा 1 कूलम चार्ज है और ये कितनी डिस्टेंस हमारी 1 मीटर। ओके, तो फोर्स कितना लगना चाहिए 9 इंटू 10⁻⁹। तो 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है, इट इज दैट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम द अनदर चार्ज ऑफ सेम अमाउंट, experience a force of placed at 1 meter apart. Let me tell again, 1 coulomb is that charge which is placed at 1 meter apart from another charge of the same amount in free space. Experience a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, यानी अगर एक कूलम चार्ज क्या है कि अगर एक कूलम चार्ज उस चार्ज को कहेंगे कि अगर आपने कोई दूसरा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर रख दिया है तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। तो उस चार्ज को हम कहेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम इसको आप लिख सकते हैं आप भी, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। सो it is that
charge which is placed at a distance of 1 meter from another charge of same amount in free space experience a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton. So it is that charge which is placed at a distance of 1 meter from another charge of the same amount in the free space experience a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton. So this is the definition of 1 coulomb. You can see from here. Okay, so now what is K? K मैं बताऊंगा क्या है. F is equal to Q1 Q2 divided by R square multiplied by K. So K की वैल्यू हम जनरली लिखते हैं 1 by 4 pi epsilon naught. ठीक है, जहां पर epsilon naught क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, परमिटिविटी क्या होती है? K की वैल्यू हम ये लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो हियर एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू जो हमने पहले लिखी थी गलती से 8.854 इंटू 10 रेज़ की पावर -12 यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट. सो परमिटिविटी किसे बोलते हैं? व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी कहते हैं कि अगर हम किसी फ्री स्पेस, अगर मान लिया हमारे पास कोई मीडियम है, अगर हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उस मीडियम में अमाउंट कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी. ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड. ठीक है, या दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बाय द मीडियम. किसी कोई मीडियम कितना रेजिस्टेंस देता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. पहला, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मीडियम is called as permittivity of when an electric field is applied is called as permittivity of free space. और दूसरा हम बोल सकते हैं कि the resistance by a medium in separation in when we apply the electric field. तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो किसी मीडियम में कोई मीडियम कितना रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको भी हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, आगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी परमिटिविटी यहां तक. ओके, सो नाउ कुछ छूटा तो नहीं. सो नाउ अगला टॉपिक है हमारा. अभी तो ये जो कूलॉम्स लॉ है ये स्केलर फॉर्म में था, लेकिन आपको पता है कि फोर्स इज ए वेक्टर, तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में जानना जरूरी है. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ओके, सो लेट मी यूज इट. दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है,
तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास, सो दिस इज द ओरिजिन, हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2. सो लेट मी ड्रॉ इट हियर क्लियरली. सो दिस इज द चार्ज Q1 and this is the charge Q2. ओके, और ये हमारा कोई, दिस इज द ओरिजिन. सो ओरिजिन से Q1 की तरफ वेक्टर हम बोलेंगे R1 बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और ओरिजिन से चार्ज Q2 को जो मिलाने वाला वेक्टर है उसको हम बोल रहे हैं वेक्टर R2. ठीक है. और अब देखिए, तो दो केसेस होगा, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा. ठीक है. तो हम इनको अलग अलग नेम दे देंगे. सपोज कर लीजिए कि हम कह रहे हैं F12 इज इक्वल टू फोर्स, F21 हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. ओके, सो लेट मी से F21 हमने किसको बोला है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. ठीक है. तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है अभी फिलहाल. तो मान लीजिए कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. ठीक है. सो F21, और जो सिमिलरली पोजीशन वेक्टर जो है हमारा R21 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम कहां से कहां तक, Q1 से Q2 को तरफ जो पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड एज, लेट अस सपोज दैट इज कॉल्ड एज R21. तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम वेक्टर Q1 टू Q2, फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2. इस लाइन में जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम बोल रहे हैं R21. सिमिलरली R12 क्या कहलाएगा, R12 विल बी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. ठीक है. सो F12 विल बी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, force on charge Q1 due to Q2, and R12 will be equal to force, similarly, sorry, vector from, पहले क्या था, Q1 से Q2 की तरफ था, अब ये किसकी तरफ होगा, Q2 से Q1 की तरफ, Q2 टू Q1. ठीक है. सो ये जो फोर्स होगा ये होगा आपका F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q, यानी Q1 के ऊपर Q2 जितना फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड एज F12, और Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है Q1 जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा अगर दोनों पॉजिटिव है दैट इज कॉल्ड एज F21. ठीक है. सो नाउ, तो अब हमें एक डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर भी डिसाइड करना होगा. सो लेट अस डिसाइड द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2. सो Q1 से Q2 के लिए हम यूनिट वेक्टर मानते हैं R21, जैसा कि हमने पहला देखा R21. ओके. सो R21 की वैल्यू क्या होगी, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. So R12 will be equal to vector
R21 divided by magnitude of the R21. ठीक है. Similarly, unit vector R12 will be equal to unit vector R12 divided by magnitude of R12. ठीक है. So this is, if this is R21, so this is R12 unit vector. Okay, this is the R21, this is the R12. तो फिगर से आप देख सकते हो क्लियरली कि यूनिट वेक्टर R21 विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर R12 विद ए माइनस साइन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. सो अब आइए हम जरा इस वेक्टर R1 और 12 और वेक्टर R21 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं. सो वेक्टर R21 किसके बराबर होगा, वेक्टर R21 किसके बराबर होगा, यहां पर हम पैरेललोग्राम लगाएंगे, लॉ लगाएंगे. तो इस केस में जब हम R21 लेंगे यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लेंगे, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ओके, सो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लगाएं. सो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है. सो R1 प्लस R21 विल बी इक्वल टू R2. सो R21 will be equal to vector R2 minus vector R1. ठीक है. और सिमिलरली वेक्टर R12 किसके बराबर होगा, R12 आप कब लोगे, जब आप निकालोगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. सो इसका डायरेक्शन, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है. तो आप एरो देख सकते हो अगर आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन जानते हैं तो. सो दिस इज द, सो दिस, ठीक है, R2 प्लस R12 will give you R1. I will repeat it. R2 plus R12 will give you R1. ठीक है. सो R12 किसके बराबर हो जाएगा, R1 माइनस वेक्टर R2. और आप यहां से देख सकते हो कि वेक्टर R21 will be equal to माइनस ऑफ वेक्टर R12. ठीक है. So now Coulomb's law in vector form हम कैसे लिख सकते हैं. So F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R21 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R21. ठीक है. So this is the Coulomb's law in the वेक्टर फॉर्म, जहां पर R21 की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1. सो नाउ इसी तरह से अब तो मैं कुछ कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा जल्दी से. तो आपने निकाल दिया फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by magnitude of the vector 21 square into unit vector R21. तो अगर अब आप सिमिलरली अगर आपको निकालना है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इस सबस्क्रिप्ट को फ्लिप कर दो तो आपको मिल जाएगा F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12 mod square into unit vector R12. So this will give you force on charge 1 due to force on charge 1 due to charge 2. ठीक है. तो ये हमें पता चल जाएगा. तो इसके साथ कूलॉम लॉ में हम कुछ 2-3 बातें आपको बताना चाहेंगे जो इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो कूलॉम्स लॉ में अगर आप फोर्स 2-1, पहली बात तो ये हो गई कि अगर आपने 2-1 ले लिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1 निकाल लिया, तो अगर आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना है तो आप सिर्फ सबस्क्रिप्ट को फ्लिप कर दें तो आपको फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 मिल जाएगा. दूसरी बात, जो
तो दूसरी बात यह है कि दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें यहां पर मान लीजिए दोनों चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं, यानी दोनों सिमिलर चार्जेस हो सकते हैं Q1 Q2 या अपोजिट चार्ज हो सकते हैं, लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं और अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। तो आपको इस वेक्टर फॉर्म में उसका कोई ख्याल नहीं रखना, वो ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, Q1 और Q2 क्या है पॉजिटिव है, तो ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर, तो वो Q1 और Q2 पॉजिटिव रखोगे तो फोर्स आपको क्या मिलेगा, F12 या F21 जो भी आप ले रहे हो वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉजिटिव फोर्स है तो पॉजिटिव बॉडीज के बीच में, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में रिपल्सन है। और अगर एक चार्ज Q1 पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो जो फोर्स होगा वो यहां पर आप पॉजिटिव रखोगे, Q2 की वैल्यू निगेटिव रखोगे, तो F21 कितना आएगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 इसके ऊपर ड्यू टू 1 वो कैसा है, निगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब बाहर की तरफ है, निगेटिव का मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींचने का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन। ठीक है, यानी Q1 जो चार्ज है वो Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, निगेटिव साइन का मतलब। सो इट मींस जो फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये कूलॉम लॉ जो वेक्टर फॉर्म में लिखने का हमें यही फायदा है कि वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि दोनों के बीच का फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, आपने देख लिया, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। और दोनों चार्जेस अगर निगेटिव है तो भी रिपल्सिव होगा, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके, सो नाउ इसके अलावा एक बात और है कूलॉम्स लॉ में जो आपको याद रखनी चाहिए। तीसरी चीज कि जो कूलॉम्स लॉ है वो जो हमने वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ लिखा है इसका ये जो कूलॉम्स लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। ठीक है, कोई इसका थ्योरेटिकल वो नहीं था। तो कूलॉम ने जो इसको निकाला था दैट वाज बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट ओनली। सो नाउ तीसरी बात थोड़ी लंबी थी मगर अब मैं उसको शॉर्ट करूंगा, मतलब वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। कूलॉम्स लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि जो ये हमारा कूलॉम्स लॉ दैट इज ट्रू फॉर दी वैक्यूम, यानी दोनों चार्जेस जो हमारे हैं वो कहां पे रखे हों, वैक्यूम में रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको किसी मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स का कैलकुलेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर हम दो चार्जेस को मीडियम में रखेंगे तो जो इंटरवेनिंग मीडियम होगा चार्जेस के बीच का वो भी पोलराइज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट तो उसमें हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह कंसिडरेशन में लाना होगा, जो हम आगे जब आगे पढ़ाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलराइजेशन वगैरह, तो वहां पे हम वो पढ़ेंगे। तो हम ये चीज कूलॉम्स लॉ फिर से मीडियम में करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं लेक्चर बंद करूं ये बता दूं आपको कि अभी इसमें थोड़ा रह गया है कि हमें निकालना है न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर Q1 Q2 को रिपल करता है तो Q2 भी Q1 को रिपल करेगा। सो एज यू नो, तो न्यूटन्स लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ वो हमें ड्राइव करना है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।